Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is the next part of the chapter number 2, Atomic Structure. And in this part, I would like to explain you emission spectrum of hydrogen atom. This is 11th standards chemistry, semester first, and the chapter number 2, Atomic Structure. जिसमें मैं नेक्स्ट पार्ट है, इसके पहले मैंने आपके 6 पार्ट लगभग उसके एक्सप्लेन किए हैं. अब नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड चैप्टर के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब विच इज फिल्ड विद द हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, द इमिशन ऑफ लाइट एनालाइज्ड अंडर स्पेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. देखिए, मैंने इसके पहले लगभग 6 पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है. अगर आप, मैं इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक जो है 6 की लिंक आपको इसके नीचे दे दूंगी. मैं आप 6 जो पार्ट है 11 स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर के वो देखिए. और ये नेक्स्ट पार्ट है जो नेक्स्ट इसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकंड चैप्टर 11 स्टैंडर्ड केमिस्ट्री, जिसमें नेक्स्ट पार्ट्स इमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. आप एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लोगे और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल करोगे एट वेरी लो प्रेशर. बाद में जब इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो पास करने के बाद जो इमिशन ऑफ लाइट होता है, राइट, उसको एनालाइज किया गया एक स्पेक्ट्रोस्कोप के नीचे. तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन था. अब ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन किस तरह से दिखता है उसका भी मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई है. देख लीजिए, इस तरह का स्पेक्ट्रम उनको दिखा. क्या किया उन्होंने? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ डिस्चार्ज ट्यूब विच इज़ फिल्ड बाय हाइड्रोजन एटम. एक डिस्चार्ज ट्यूब में से इलेक्ट्रिसिटी पास की एट वेरी लो प्रेशर. जिस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिलअप किया गया था, बाद में जो इमिटेड लाइट था उसको एनालाइज किया गया और उसमें उन्होंने इस तरह का एक हाइड्रोजन का एक स्पेक्ट्रम यहाँ पे देखा. अलग अलग उन्होंने लाइंस देखी, जैसे यहाँ पे दिख रही लेमन लाइंस, बार्मर लाइंस, ब्रैकेट, पाशन, फंड, उसका भी हम अलग अलग देखेंगे. जो अलग अलग अल्ट्रावायलेट रेड, विजिबल, इंफ्रारेड, इसमें आपको ये लाइंस मिलती हैं, जिसका आगे हम स्टडी करेंगे ही. सिर्फ मैं एक स्पेक्ट्रम दिखाने के लिए आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का उनको मिला. एंड वी कॉल इट इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. इसी को इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, राइट. एक खास तरह का स्पेक्ट्रोस्कोप था, उसके नीचे इसको एनालाइज किया गया और उनको इस तरह का स्पेक्ट्रम मिला. अब इसके लिए क्या किया, एक बार्मर नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया एक रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द सीरीज ऑफ द विजिबल लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. जो विजिबल लाइंस उनको स्पेक्ट्रम में मिली थी, उस लाइंस के वेवलेंथ का एक खास तरह का रिलेशनशिप उन्होंने उन लाइन के साथ, जो वेवलेंथ थी अलग अलग, उनका क्या रिलेशनशिप है उसके साथ वो बार्मर फार्मूला तरीके से डेवलप हुआ. बार्मर नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया कि जो अलग अलग लाइनिंग विजिबल आपको लाइंस मिली, तो इन लाइन की जो रिलेशनशिप है वेवलेंथ के साथ, उसको रिलेट करने के लिए एक बार्मर फार्मूला है, दैट इज़ 1/λ, दैट इज़ वेवलेंथ, और म्यू बार, इट इज़ अ वेव नंबर, राइट, एंड इज इक्वल टू 109,677, राइट. ये दिया है आपको 1,00,000 आपका 9,677, 1/2² माइनस 1/n², जहाँ पे n इंटीजर है जिसकी वैल्यू 3,345 होगी, मतलब ग्रेटर दैन 2, राइट, होगी. एंड यहाँ पे इस फार्मूले को आप यहाँ पे इस तरह से बार्मर फार्मूला लिख सकते हैं. मीन्स हाइड्रोजन एटम के लिए जो भी नंबर ऑफ लाइंस मिली, उस नंबर ऑफ लाइंस को जब इसमें अंदर डाला गया, देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ लाइंस जहाँ पे मिलेगी उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दी उन्होंने. जैसे यहाँ पे उनको मिला कि भाई ये लाइन से नंबर ऑफ जो विजिबल लाइन्स है और वेवलेंथ का क्या रिलेशनशिप है, तो ये उसने 1/λ, लैम्बडा मीन्स वेवलेंथ,
और ए फार्मूला से उसने डेवलप किया, जिसको हम बार्मर फार्मूला बोलते हैं। दूसरी, द अदर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइज वेयर डिस्कवर्ड मोर जनरल एक्सप्रेशन वॉज फाउंड। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि दूसरी भी सीरीज जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन की मिली, राइट, जिसको उन्होंने एक जनरल फार्मूला से उन्होंने किया, दैट इज 1/λ, दैट इज म्यू बार, इस वेव नंबर बोलते हैं उसको, 109677 इंटू, यहाँ पे देख लीजिए, इसी फैक्टर को आर फैक्टर बोला जाता है, जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसी फैक्टर को ए बोलते हैं, वैल्यू ओ ए आर की है, राइट, मीन्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आप आर लिखिए या फिर ए फैक्टर लिखिए, इसको रेडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है। सो 1/λ इज इक्वल टू म्यू बार इज इक्वल टू आर, ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ पे n1 जो है और n2 जो है ये इंटीजर्स है और n2 हमेशा बड़ी आएगी, इसकी मतलब, और ये r जो है वो कांस्टेंट है, जिसको रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू है 109677 हर्ट्स या पर सेंटीमीटर, राइट। इस इक्वेशन को ही बोला गया रेडबर्ग इक्वेशन, जो वैलिड है सभी लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। तो भाई ए है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का एक चीज़, कि जब हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब में भरा गया और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की गई एट अ वेरी लो प्रेशर, जो इमिटेड लाइट निकला उसको एनालाइज किया एक स्पेक्ट्रोस्कोप के नीचे, तो उनको इस तरह का एक स्पेक्ट्रोस्कोप मिला। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोप मिला। अब ये जो अलग अलग लाइनिंग मिली है उनको, ये विजिबल लाइंस, इनका और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो उसके लिए उन्होंने एक बार्मर फार्मूला आया, जो बार्मर फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू 109677 ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2। इसे हाइड्रोजन के लिए जैसे यहाँ पे दिखा है, n2 की वैल्यू जो है वो 3456 आएगी, राइट। फिर उसको एक जनरल कैटेगरी के ऊपर जितने भी दूसरे सीरीज है हाइड्रोजन की, राइट, जैसे यहाँ पे मिली, ए आपका विजिबल रीजन पे मिला, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया है बार्मर की जो सीरीज मिली वो विजिबल लाइट में मिली, इसलिए उसके लिए फार्मूला ए वाला बार्मर फार्मूला सही होता है। लेकिन बहुत सारी दूसरी जो सीरीज है इंफ्रारेड में मिली है, कुछ आपकी अल्ट्रावायलेट लाइट के रीजन में मिली है, तो उसके लिए फिर क्या होगा फार्मूला, तो एक जनरल फार्मूला उन्होंने दे दिया, और वो जनरल फार्मूला था आपका 1/λ इज इक्वल टू 109677 ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ पे n2 इज ग्रेटर दैन n1। अभी क्या क्या वैल्यू है, और r जो है रेडबर्ग कांस्टेंट है, जो रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसीलिए इस पूरे फार्मूला को रेडबर्ग इक्वेशन बोला जाता है, जो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो, उन्होंने जो लाइनिंग मिली उसके लिए यहाँ पे अलग अलग दिया है, आपको देखिए चार्ट दिया है, जैसे अल्ट्रावायलेट रीजन में, विजिबल में, इंफ्रारेड में, आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए यहाँ पे आपको एक स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी तरह से दिखा है। अल्ट्रावायलेट रीजन जो दिख रहा है यहाँ पे जो आपको मिली वो थी लाइमन सीरीज, ये देख लीजिए, ये पूरी लाइनिंग उसकी लाइमन सीरीज है। बाद में उनको जो विजिबल लाइन है उसमें बार्मर की इस पूरी सीरीज मिली। बाद में इंफ्रारेड में 3 तरह की सीरीज मिली है, एक फास्टन है, ब्रैकेट है, और दूसरा है फंड। तो अलग अलग आपके जो स्पेक्ट्रोस्कोप है, आपको पता है लाइट है, लाइट में अलग अलग रीजन आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रा रेज। तो हाइड्रोजन का जब इमिशंस जो लाइट थी उसको जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई और बाद में उसमें से जो इमिशन लाइट आया उसको एनालाइज किया एक स्पेक्ट्रोस्कोप के नीचे, तो इस तरह का स्पेक्ट्रम मिला अलग अलग रीजन में। अल्ट्रावायलेट में उनको लेमन सीरीज मिली, तो विजिबल में उनको बार्मर, और फिर बाद में इंफ्रारेड में पास्चन, ब्रैकेट और फंड मिला, राइट, अलग अलग मिली। तो उन्होंने यहाँ पे उसके लिए वैल्यूज़ जैसे दिखाया है, n1 जो है उसके लिए लेमन के लिए 1 आएगा और n2 की वैल्यू 2 से, इस तरह से बार्मर के लिए n1 2 आता है जो हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन के लिए लिखा था, और n2 की वैल्यू 3 4, इस तरह से पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फंड के लिए 5, और उसके एक आगे का आएगा। रेडबर्ग कांस्टेंट जो होता है, रेडबर्ग इक्वेशन जो होता है वो ट्रू है ओनली फॉर द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक इक्वेशन हाइड्रो आयंस।
जो रेडबर्ग का इक्वेशन हमने देखा 1/λ इज इक्वल टू म्यू बार इज इक्वल टू 109677 ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2², वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वैलिड है और हाइड्रोजन के जैसे आयंस के लिए। जिससे हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो वैसा ही हेलियम +1, लिथियम +2 ऐसे आयंस के लिए वो इक्वेशन रेडबर्ग इक्वेशन वैलिड है, दिखाया मैंने यहाँ पे। और उसके लिए यहाँ पे हाइड्रोजन के यहाँ पे आप Z² तरीके से उसको लिख सकते हैं, जहाँ पे Z होता है इट इज़ द एटॉमिक नंबर या फिर न्यूक्लियर चार्ज, राइट। जहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 है, राइट। हेलियम के लिए Z की वैल्यू है 2 और लिथियम के लिए Z की वैल्यू है 3। तो आप इस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ए हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स का। अब इसके बाद का जो एक टॉपिक है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसका लाइनिंग दिखा देती हूँ किस तरह की आती है। देख लीजिए यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइनिंग दी है उन्होंने अलग अलग, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। देखो अल्ट्रावायलेट रेज में दिख रहा है आपको, विजिबल रेज में दिख रहा है, जो अल्ट्रावायलेट रेज में ए आया, विजिबल में ए आया, इंफ्रारेड में देख लीजिए आप पास्चर ब्रैकेट फंड। तो यहाँ पे आपको जो है पहला वाला के शेल में आपको जो मिला वो यूवी रेज का, राइट, 1 नंबर। और जब एल शेल में जाता है इलेक्ट्रॉन तो वो बार्मर, राइट। और एम शेल में पास्चन और ब्रैकेट आपकी एन शेल में, और फंड जो आता है आपका ओ शेल में होता है। आपको यहाँ पे अलग अलग दिखाया है। इट इज़ अ स्पेक्ट्रल लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट। तो इस तरह से आप जब भी एटम की बात करते हैं तो आपको पता ही है जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल को हम के शेल बोलते हैं, मेन शेल, सेकंड नंबर को एल, उसके बाद एम, उस फोर्थ नंबर वाले को एन, और लास्ट वाले दैट इज़ द ओ शेल। उसके आगे भी है, लेकिन दीज आर द मेन शेल्स जिसमें एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है 1 2 3 4 5, राइट। तो फर्स्ट वाले में दिखेगा आपको अल्ट्रावायलेट रेज के लिए, और 2 नंबर वाले में बार्मर सीरीज, और 3 नंबर वाले में आपका पास्चन आएगा, और 4 नंबर में ब्रैकेट, और लास्ट 5th नंबर जो ओ शेल दिया है उसमें फंड सीरीज के दिखेंगे। तो उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है, इसके लिए आप देख लीजिए कि भाई ए तो हो गया बोर का, ए हो गया आपका इमिशन स्पेक्ट्रम। अब आगे की जो बात है कि भाई इमिशन स्पेक्ट्रम के बाद आपका आता है कि भाई क्या पोस्टुलेट थे या बोर की थ्योरी क्या थी, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई बोर ने किस तरह से ये सब चीज़ें की, ये क्या था बोर का, जिससे बोर के ये सब समझना हमें बहुत इजी आ गया, समझ में आ गया होगा। तो अब बोहर जो था उसने कुछ थ्योरी अपनी एक्सप्लेन की इसमें कि भाई बोहर का ऐसा मानना था कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो बोहर का कुछ मॉडल था आपके हाइड्रोजन एटम के लिए। तो उसके हिसाब से क्या मॉडल था उसका हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाई बोहर को क्यों ये सब हाइड्रोजन एटम के लिए मॉडल बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो क्या पर्पज़ था इसका। तो भाई लास्ट इसमें जो रुदरफोर्ड का मॉडल था हमने देखा है 9th-10th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था। रुदरफोर्ड का मॉडल था जो अगर आपने याद होगा आपको, बहुत सारे मॉडल थे, थॉमसन्स का मॉडल था, रुदरफोर्ड का मॉडल था। वो सब उसके जो ड्रॉबैक्स थे कि रुदरफोर्ड के मॉडल में तो हमें पता चला कि भाई ऐसा ऐसा एटम है, राइट। उन्होंने वो बताया कि एटम जो है वो पूरी तरह से एक तरह से खाली है, राइट, और वो बीच में आपका न्यूक्लियस है और अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन रुदरफोर्ड का मॉडल आपको एक अरेंजमेंट देने में फेल हुआ था कि भाई एक्चुअली एटम अंदर कैसे होता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ न्यूक्लियस प्रोटॉन होते हैं, इस सब कुछ का एक्सप्लेनेशन रुदरफोर्ड नहीं दे पाया। उन्होंने सिर्फ बोला कि भाई होता है एटम है, उसके अंदर होता है, जैसे सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उसने बोहर ने फिर इस हाइड्रोजन एटम के मॉडल को बनाने के लिए स्टडी करना शुरू किया। और उसके बाद बहुत सारी ऐसे हाइड्रोजन एटम की जो लाइंस थी, जो फाइन लाइन थी, उसका एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं दिया गया था। बहुत सारी फाइन लाइन
जो नहीं मिली थी, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोर का मॉडल स्टडी करना ज़रूरी था और उन्होंने बोर का मॉडल बनाया। बोर ने 1930 में प्रपोज किया एक मॉडल जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बेस पे था, जिसको बोर मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। तो what are the purpose that why Bohr suggest one model for the hydrogen atom? The reasons are two. Whatever the Rutherfords have searched about the atomic model, right? There are so many drawbacks that Rutherford not give any explanation for the stability of the atom. He only mentioned that there is an atom which is totally empty and there is a very very small mass which is at the center and electrons are revolving. But he can't explain anything about the stability of the atoms, right? For that's why Bohr just give one model that should be ideal for the hydrogen. What actually is there? क्या होना चाहिए एटॉमिक मॉडल? तो उसने हाइड्रोजन का पहले स्टडी करके उसने बताया कि उस ड्रॉबैक को मुझे एक एटॉमिक मॉडल अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनकी अरेंजमेंट होती है वो देखना बहुत ज़रूरी था, और वो किस तरह से स्टेबल होता है उसके लिए भी उन्होंने वो स्टडी किया। इसीलिए रुदरफोर्ड ने एक खास मॉडल दिया एटम के लिए, और जो हाइड्रोजन के एटम के लिए स्पेक्ट्रा मिला था, लाइन स्पेक्ट्रा, उसमें बहुत सारी फाइन लाइंस थी, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया अभी तक, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने उसको स्टडी किया। तो क्या पॉस्टुलेट थे बोर्स मॉडल के जब उन्होंने हाइड्रोजन एटम स्टडी किया? तो पहला पॉस्टुलेट था कि एटम कंसिस्ट ऑफ, पॉस्टुलेट का मतलब कुछ अजम्पशंस थे, कुछ ऐसी उनकी अंदर आइडियाज़ थी कैसा होना चाहिए, उसको पॉस्टुलेट बोला जाता है। एक एटम जो होता है वो एक स्मॉल हेवीली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज इन एन एटम रिवॉल्व करते न्यूक्लियस के अराउंड में एक सर्टन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ में, जिसको ऑर्बिट्स बोला जाता है, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है एनर्जी की और रेडियस की। और जो ऑर्बिट एसोसिएटेड होते हैं डिफिनाइट एनर्जी के, उनको एनर्जी ऑर्बिट्स या शेल बोला जाता है। पहला उसने बोला कि भाई ठीक है, अब रुदरफोर्ड के मॉडल में ऐसा था कि वो भाई सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। फिर बहुत सारे लोगों ने रुदरफोर्ड के मॉडल को मतलब बिल्कुल फेल कहा। क्यों? उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए कि भाई न्यूक्लियस सेंटर में है तो इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहे हैं, तो घूमते घूमते क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर कोलैप्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो एटम फिर टोटली डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। लेकिन रुदरफोर्ड के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो बोहर ने उसको ओवरकम करने के लिए अपना पहला ही अजम्पशन रखा कि एटम के अंदर होता है एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सेंटर में होता है, उसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो एक सर्टन सर्कुलेटेड, देख लीजिए, एक सर्टन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ में, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर पाथ, जिसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। और हर एक ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स रेडियस और एक एनर्जी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो एक खास सर्टन सिलेक्टेड उसमें घूमते हैं, जिनकी एक खास फिक्स वैल्यू ऑफ द एनर्जी एंड रेडियस होती है। और हर एक ऑर्बिट एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी और एक रेडियस इससे वो एसोसिएटेड होता है। तो पहली बात बोली कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूमता, वो हर एक का अपना अपने एक खास सर्कुलर पाथ जो है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स, एनर्जी ऑर्बिट्स, उसमें वो घूमता है और उसकी एक फिक्स एनर्जी और एक रेडियस होती है। जैसे उन्होंने यहाँ पे दिया है, जैसे न्यूक्लियस से पहला नंबर वाला है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम बोलते हैं 1 2 3 4, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इन नंबर के लिए के शेल है, पहला वाला जो आएगा उसमें के शेल बोलेंगे, इसकी फिक्स वैल्यू होगी, उसकी एक रेडियस भी होगी न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस। उसके बाद दूसरे नंबर वाले को एल, थर्ड नंबर वाले को एम, फोर्थ नंबर वाले को एन, और हर एक का एक अपना एक खास फिक्स डेफिनाइट एनर्जी होता है और रेडियस भी होता है, राइट। ऐसा पहला, और उसने पहला पॉस्टुलेट बोला। और उसके बाद नेक्स्ट उसने जो बातें की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो इस तरह से ये उन्होंने ये बातें बोली। और थर्ड उसका पॉस्टुलेट था, क्या था थर्ड पॉस्टुलेट? कि भाई जो एनर्जी होती है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद द टाइम।
These are called stationary energy state and this accounts for the stability of an atom. अब रुदरफोर्ड के मॉडल में हमने देखा कि भाई न्यूक्लियस है सेंटर में, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो क्या वो कोई भी चार्ज बॉडी जब घूमती है तो आप देखो घूमते घूमते नेचुरली वो आके कोलैप्स हो जाएगी, उसकी नीचे आएगी तो एनर्जी ख़त्म होती जाएगी और वो कोलैप्स हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन हर एक ऑर्बिट में, हर एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, जिसको हम स्टेशनरी एनर्जी स्टेट बोलते हैं। वो हर एक के शेल की अपनी एक खास एनर्जी है, एल शेल की अपनी खास एनर्जी है, एम शेल की अपनी एनर्जी है, एन शेल की अपनी खास एनर्जी है, और उसी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में वही घूम रहा है। वो अपनी शेल छोड़ के इधर उधर नहीं जाएगा जब तक वो कोई एनर्जी एब्सॉर्ब या इमिट नहीं करता। इसीलिए एनर्जी जो है वो स्टेशनरी एनर्जी स्टेट से जो समय के साथ चेंज नहीं होती, उसी की वजह से एटम आपका स्टेबल है। नहीं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पूरा एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए, एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, जो इलेक्ट्रॉन हर एक स्टेशनरी स्टेट में घूम रहे हैं, के एल एम एन अपने अपनी एनर्जी के साथ घूम रहे हैं, इसीलिए एटम आपका स्टेबल है। ये अजम्पशन उसने बोला, ये पोस्टुलेट उसने दिए। नेक्स्ट था ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज होल नंबर ऑफ h/2π। अब हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी खास एक एंगुलर मोमेंटम है और हर एक का एंगुलर मोमेंटम अब आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो हर एक इलेक्ट्रॉन के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल हर एक में घूमेगा। जब घूमेगा तो अपने कुछ मास के साथ घूमेगा, राइट। और उसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, इसके साथ वो घूमेगा। तो उसी ऑर्बिट में जिसका मतलब हर एक ऑर्बिट की, जैसे n की वैल्यू 1 है तो k शेल आएगा, n की वैल्यू 2 है l शेल आएगा, n की वैल्यू 3 है m शेल आएगा। तो ये नंबर जैसे बढ़ेंगे उस हिसाब से उसकी जो आएगी अब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमेगा, जब उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, होल मल्टीपल ऑफ द h/2π बराबर है आपका। हर एक शेल का अपना एक खास एंगुलर मोमेंटम होगा और जो इलेक्ट्रॉन उस एंगुलर मोमेंटम के साथ मैच करेगा वो उस ऑर्बिट में, उस शेल में जाके रिवॉल्व करेगा। सो ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड, वही ऑर्बिट परमिट हो गए जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, होल मल्टीपल बाय h/2π। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर k शेल है तो n की वैल्यू 1, h/2π। तो ये जितना h/2π जितना भी नंबर आएगा उतना एंगुलर मोमेंटम जिस इलेक्ट्रॉन का है वो k शेल में रहेगा। l की n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई h/2π h/π। h/π जितना नंबर आएगा उतना एंगुलर मोमेंटम जिस इलेक्ट्रॉन का है वो एल शेल में जाएगा। तो इस तरह से उसको बोला गया है, दिस इज कॉल्ड क्वांटिजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। हर एक की क्वांटिटी डिसाइड की गई है, के शेल की, एल शेल की, एम शेल की, इसीलिए इसको क्वांटिजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम बोला है। और ये पॉस्टुलेट, ये अजम्पशंस, ये आइडियाज़ अपनी दिमाग में बोहर्स ने रखी थी जब आप वो बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन कर रहा था। और जो एनर्जी एब्सॉर्ब या इमिट कहती है, अब बोलोगे कि मैम ठीक है, हर एक ऑर्बिट्स की अपनी अपनी एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन किस तरह से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तो जो एनर्जी एब्सॉर्ब या इमिटेड करेगा ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। जब एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्सॉर्ब करता है या इमिट करता है तभी वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा एनर्जी जो E2 - E1 के बराबर होगी, इट्स जंप टू हायर एनर्जी लेवल and it radiates the same amount of energy when it jumps back to lower energy। अब इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तब एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा जो E2 - E1 के बराबर होगी।
और जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में कब आएगा, जब वो उतनी अमाउंट ऑफ की एनर्जी इमिट करेगा, मतलब एब्सॉर्प्शन वक्त लोअर से हायर में जाएगा, इमिशन करेगा तो हायर से लोअर में आएगा, और वो कितने बराबर होती है वो एनर्जी, E2 माइनस E1। मीन्स जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब और इमिटेड होती है दैट इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। and the frequency of radiation absorbed or emitted when transition occur between the two stationary state। अब भाई यहाँ पे एनर्जी तो हमें पता चल गई इतना है E2 माइनस E1, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन भी कितनी होगी, तो दैट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू डेल्टा E बाय H, और E2 माइनस E1 अपॉन H, दिस इज बोर फ्रीक्वेंसी रोल। मतलब जो रेडिएशन होगा, जो भी एनर्जी इमिट होगी या एब्सॉर्ब होगी उसका तो पता चलेगा, लेकिन जो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो जो फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला भी है डेल्टा E बाय H, इतना जिसका आएगा उस हिसाब से अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब या रिड्यूस इमिटेड। तो ए इसका पॉस्टुलेट था, तो उसके लिए उन्होंने आगे जाके फिर एक चीज़ भी बताई। तो दीज आर द ऑल द पॉस्टुलेट विच आर द गिवन बाय द बोर्स फॉर द मोस्टली यू कैन से दैट, इसकी मदद से उसने ये सब कुछ चीज़ें दी किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। दीज आर द मोस्टली 6 पॉस्टुलेट दैट बोर सजेस्टेड फॉर द हाइड्रोजन एटम, दैट इतना ऐसा होना चाहिए तभी आपका एटम जो है क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली यू कैन फाइंड दैट कि आपका बोर का मॉडल हाइड्रोजन, बोर का जो मॉडल था हाइड्रोजन एटम के लिए, इस तरह से उसने पूरे बोर्स के मॉडल में एटॉमिक एटम के लिए खास पॉस्टुलेट बनाए गए। इतनी अमाउंट होनी चाहिए एनर्जी की, इतना सब कुछ होना चाहिए, तभी आपका जो है, मतलब आप बोल सकते हो कि कोई भी एटम जो है या हाइड्रोजन एटम में इस तरह से चीज़ें होगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मॉडल पूरा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जो है उसका एक्सप्लेन करूँगी। थैंक you for watching my video. Please share to maximum students and subscribe my channel.